स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। हमारी परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे जो अध्ययन के बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। नंबर 1, सभ्यता की खोज, सभ्यता की खोज। नंबर 2 रहेंगे सभ्यता के क्षेत्र, सभ्यता के क्षेत्र। नंबर 3 रहेंगे सभ्यता की लिपि। नंबर 4 रहेगा सभ्यता की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर नंबर 1 नगर नियोजन, नगर नियोजन। नंबर 2 वृहत अन्नागार, वृहत स्नानागार, स्नानागार। नंबर 3 अन्नागार, अन्नागार। नंबर 4 गोदीबाड़ा या डाक यार्ड, डाक यार्ड बंदरगाह। और नंबर 5 स्टेडियम। उसके बाद सभ्यता की उपलब्धियां रहेगी, सभ्यता की उपलब्धियां, उपलब्धियां। उपलब्धियों के अंदर हम अध्ययन करेंगे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां, सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियां, धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियां और राजनीतिक क्षेत्र की उपलब्धियां। एक बार पुनः ध्यान कर लें, हमारा जो बिंदु है अध्ययन का वो है सिंधु घाटी सभ्यता या इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या इसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसमें हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहला बिंदु है सभ्यता की खोज और सभ्यता का नामकरण। दूसरा बिंदु है सभ्यता के क्षेत्र यानी सभ्यता का विस्तार भारत में और भारत से बाहर, यानी सभ्यता को किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसका विस्तार है। उसके बाद है सभ्यता की लिपि, लिपि के बाद है सभ्यता की स्थापत्य कला, नगर नियोजन, वृहत स्नानागार, अन्नागार, गोदीबाड़ा, डाकयार्ड। जैसा कि अभी इसी बोर्ड एग्जाम में ये नगर नियोजन स्थापत्य कला का सवाल आया था। उसके बाद है सभ्यता की उपलब्धियां आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। अब इस हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से 1 नंबर का सवाल आ सकता है, 2 का आ सकता है और 4 का आ सकता है। 4 नंबर का सवाल जो बनता है वो स्थापत्य कला में से बनता है, 4 नंबर का सवाल है वो उपलब्धियों में से बनता है और बाकी में से 2 या 1 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था कि इस सभ्यता को हम इतिहास के अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये सभ्यता किस युग की है? आद्य इतिहास काल की है, आद्य इतिहास काल की सभ्यता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता की हमें लिपियां और लिखित सामग्री मिली है
लिपियां मिल गई, लिखित सामग्री मिल गई, लेकिन इसकी निश्चित लिपि नहीं मिली। इसके जो अक्षर है, जो चिन्हों के पर आधारित है, प्रकृति के जो चिन्ह है उसी पर आधारित है, लेकिन इसकी निश्चित लिपि नहीं है, वर्णमाला नहीं है, और इसलिए हम इसे पढ़ नहीं पाए, ये हमारे से अज्ञात है। इसे इसको हमने आद्य इतिहास काल में शामिल किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ये सभ्यता कैसे सामने आई, किस तरह से सभ्यता की खोज की गई। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1856 की बात है। 1856 ईस्वी में हमारे देश में इस समय 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 का अधिनियम आया, और उस 1858 के अधिनियम में कंपनी राज समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश राज प्रारंभ हुआ था। तो 1856 में हमारे देश में जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को, एक दूसरे व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे लाइन जो 1854 में प्रारंभ की लॉर्ड डलहौजी के काल में, और रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, और इसी दौरान ईंटें जो निर्मित की जा रही थी, क्योंकि रेलों की जो लाइनें बनाई जा रही थी उसमें जो लोहे की रेलें थी लंबी लंबी, उसको बिछाने के लिए उसके नीचे जो ईंटें डाली जाती थी, तो मिट्टी की नदी के क्षेत्रों में मिट्टी की खुदाई करके ईंट भट्टे स्थापित करके और ईंटें जो बनाने का काम है वो चल रहा था। और इसी दौरान लाहौर और कराची के बीच में रेल लाइन डाली जा रही थी, और इस रेल लाइन में जब मिट्टी की खुदाई की गई तो मिट्टी की खुदाई के अंदर ईंटों के बड़े बड़े जखीरे मिले। तो सबसे पहले एक इंजीनियर काम कर रहे थे यहाँ, चार्ल्स मेसन को 1856 में सबसे पहले पता चला, क्या पता चला कि यहाँ पर इस तरह की ईंटों के जखीरे मिले हैं। ये इनको पता नहीं था, क्योंकि आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थी, पुरातत्व से जुड़े हुए नहीं थी, इसलिए इनको ये पता चला कि यहाँ ईंटें मिली है। इनको ये पता नहीं चला कि सभ्यता है, बल्कि इतिहासकारों ने कहा कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन को सभ्यता होने की जानकारी यहाँ से मिली, ईंटों के जखीरे मिले। इसी वर्ष 1856 में ही बर्टन बंधुओं को सभ्यता की जानकारी मिली। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या, जब यहाँ सभ्यता की जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, तो ब्रिटिश सरकार ने सभ्यता के उत्खनन का कार्य, खुदाई का कार्य करवाने का विचार किया। और जब आप सभ्यता की खुदाई का कार्य करते हैं तो उसके लिए पुरातत्व विभाग होना चाहिए, आर्कियोलॉजी पुरातत्व सर्वे विभाग होना चाहिए। तो सबसे पहले 1861 में कोलकाता में ASI की स्थापना की गई, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हम पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना हुई कोलकाता में, और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर भी थे और आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए थे, और वो आर्कियोलॉजी में मुद्रा शास्त्री थे, मुद्राओं का अध्ययन करे थे। मुद्रा शास्त्री विशेष करके भरूच, सांची, सारनाथ, उसका भी अध्ययन करे थे, मुद्रा शास्त्री थे। इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है।
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व के जनक, पुरातत्व के पिता माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्रा शास्त्री। तो 1861 में कोलकाता के अंदर एएसआई की स्थापना की गई और अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डायरेक्टर बनाया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे इस क्षेत्र में जाकर के सभ्यता की खुदाई का कार्य करवाएं। तो 1861 से लेकर के और 1876 तक जो खुदाई का कार्य है वो कनिंघम के नेतृत्व में यानी कनिंघम के द्वारा किया गया। और कनिंघम ने एक भ्रम पैदा हुआ कनिंघम को कि ये सभ्यता नहीं हो सकती है, इसलिए कनिंघम ने जो पुराने तिब्बती साहित्य थे उनका अध्ययन करवाया तंग्यूर का, और उन साहित्य के अध्ययन से उसे कोई सभ्यता की जानकारी नहीं मिली। इसलिए कनिंघम ने 1875 में अपना एक लेख जारी किया और इस लेख में कनिंघम ने स्पष्ट कर दिया कि यह सभ्यता नई सभ्यता नहीं है, बल्कि यह सभ्यता पुरानी सभ्यता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का मतलब है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दजलाबरात की सभ्यता, वे जो सभ्यताएं हैं उनके समान ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता भी एक पुरातन प्राचीन सभ्यता है। यह सिद्ध कर दिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यदि हम बात करें भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की जो जिम्मेदारी है वो प्राप्त हुई सर जॉन मार्शल को। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद दूसरे दो पुरातत्ववेत्ता और पुरातत्व एवं सर्वे विभाग के निदेशक के पद पर, डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए सर जॉन मार्शल। और ये नियुक्त हुए 1902 से लेकर के और 1928 तक। इस समय भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया था, ब्रिटिश शासन चले गया था और इस समय भारत में कंपनी के वायसराय एवं गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो स्थायीकरण हुआ यानी स्थापना किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। देखिए यहाँ पर पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया और यहाँ पर पुरातत्व विभाग स्थापित किया 1904 में। पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ 1904 में। किसके काल में? ये जीके का सवाल भी है। लॉर्ड कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ। किसके निर्देशन में? डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ये पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ। अब सर जॉन मार्शल एक बहुत ही सक्रिय और जिम्मेदार आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे और सर जॉन मार्शल ने इस क्षेत्र में यानी जहां पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी इस क्षेत्र में यहाँ पर उत्खनन के कार्य जो है वो नदी क्षेत्रों में कराने प्रारंभ किए। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सभ्यता की खोज की प्रक्रिया किस प्रकार चली हम देखते हैं। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे और 1904 में इस विभाग का स्थायीकरण हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। तो ये उत्खनन का कार्य हुआ सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी भारतीय व्यक्ति थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में निर्देशन में पाकिस्तान के पाक के मोंटेगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर
स्थल की खोज की, हड़प्पा स्थल की खोज की। यह सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, पहला स्थल था। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ सभ्यता का नामकरण भी सामने स्पष्ट हो जाता है। इस सभ्यता का पहला नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान रहे। इस सभ्यता का स्वीकार्य नाम क्या है, वो है हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान रहे। क्यों है, क्योंकि यह सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, खोजा गया पहला नगर है, जिसे हम हड़प्पा कहते हैं। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1921 में हड़प्पा स्थल को खोजा गया। यह सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्ष 1922 में एक नया सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है और हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो है। यह मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यह स्थल वर्ष 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। यह भी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही खोजा गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ सभ्यता के जो स्थल की प्रक्रिया है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पहले और दूसरे सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों की खुदाई और उत्खनन का कार्य जो है वो हुआ। और इसके बाद वर्ष 1924 में सर जॉन मार्शल ने 1922 के बाद लगातार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से सिंधु नदी के किनारे और अन्य नदियों के किनारे उत्खनन का कार्य जो है वो जारी रखा। जब उत्खनन का कार्य जारी रखा तो अधिकतर स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए। इसलिए वर्ष 1924 में सर जॉन मार्शल ने अपने एक लेख लंदन वीकली, लेख का नाम है लंदन वीकली, लंदन साप्ताहिक लेख जो है वो सर जॉन मार्शल लिखते थे, पत्रिका निकालते थे, इंग्लिश में थी ये पत्रिका। और लंदन वीकली लेख में सर जॉन मार्शल ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा है सभ्यता पर। और इस लेख में इन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने जब तक मैं इस विभाग का डायरेक्टर था तब तक मेरे निर्देशन में जो भी खुदाई के कार्य हुए उनमें अधिकतर स्थल जो है मैंने सिंधु नदी के किनारे ही पाए हैं। इसीलिए मैं सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता करता हूं या सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान देना, इस सभ्यता का पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। पहला नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए है क्योंकि यह खोजा गया पहला स्थल है और इसी के नाम से सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। कब दिया? 1924 में अपने लेख लंदन वीकली में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से एक लेख लिखा। उस लेख से पुरातत्व विभाग ने इसे नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि इस नाम की घोषणा 1926 में हुई, लेकिन 1924 में लेख से ही पता चल गया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता होगा। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सभ्यता की खोज की प्रक्रिया में दो नाम हो गए, पहला नाम हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम तीसरे नामकरण की बात करते हैं। जब हमारे देश को आजादी मिली तो इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है वो उत्खनन में पाकिस्तान में रह गए। हमारे यहाँ केवल गिने चुने दो स्थल रहे, गिने चुने एक दो स्थल हमारे यहाँ पे रहे थे और बाकी अधिकतर स्थल जो है पाकिस्तान में रह गए। फिर क्या हुआ? फिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य शुरू किया। उत्खनन का कार्य शुरू किया तो हमारे सामने एक समस्या थी
समस्या ये थी कि सिंधु नदी तो रहेगी पाकिस्तान में, अब हम उत्खनन का कार्य कहाँ पर करें। तो यहाँ पर एक तथ्य सामने आया कि यहाँ सिंधु के समकक्ष एक नदी और चली है जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देखिए, तो एच.डी. सांकलिया, अमलानंद घोष और वी.एस. वाकड़कर महोदय। एच.डी. सांकलिया इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे और अमलानंद घोष और वी.एस. वाकड़कर महोदय, इन तीनों ने मिलकर के सरस्वती नदी क्षेत्र, जो सरस्वती नदी क्षेत्र जिसका उल्लेख वेदों में है, ऋग्वेद में है, जिसे हमने नदी तमेन, देवी तमेन, अम्बे तमेन तीन नाम दिए हैं। सरस्वती नदी के हमने तीन नाम दिए। ऋग्वेद में पूछा जा सकता है नदी तमेन, देवी तमेन, अम्बे तमेन। ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है शिवालिक पर्वतमाला, यानी महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक पर्वतमाला की माना पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। यानी ये नदी शिवालिक पहाड़ियों से माना पर्वत से निकलती है। उसके बाद ये नदी बद्रिक क्षेत्र, यानी उत्तराखंड बद्रिक क्षेत्र से होती हुई ये नदी पंजाब क्षेत्र में आती है और पंजाब क्षेत्र के बाद ये हरियाणा क्षेत्र में आती है। हरियाणा क्षेत्र के बाद ये राजस्थान क्षेत्र में आती है। गंगानगर बीकानेर राजस्थान, और राजस्थान में बहने के बाद इससे आगे इसकी दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। एक शाखा जाती है रणवीर ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी में, और दूसरी शाखा जो है वो विभाजित होकर के आगे प्रभास, पाटन, गुजरात तक जाती है। ये कच्छ के रण में जाकर के एक शाखा सिंधु नदी में मिल जाती है और दूसरी प्रभास, पाटन, गुजरात तक जाती है। और ध्यान रहे सरस्वती नदी लुप्त प्राय है। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है सरस्वती नदी लुप्त प्राय है। ये भूमिगत चलती है, बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमारे पुरातत्ववेताओं ने हमारे देश की आजादी के बाद अधिकतर जो खनन का कार्य किया वो इस नदी क्षेत्र में किया, सरस्वती नदी क्षेत्र में। और सरस्वती नदी क्षेत्र में उत्खनन कार्य करते हुए वर्तमान तक बहुत अचंभित एक तथ्य स्थापित किया, यानी 917 स्थल है इस सभ्यता के सरस्वती क्षेत्र में खोजे जा चुके और 481 स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे 481 स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे हैं और हमारे सरस्वती क्षेत्र में 917 या इससे अधिक स्थल है वो आज तक खोजे जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सरस्वती नदी क्षेत्र में इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य है वो निरंतर बढ़ाया और अधिकतर इस सभ्यता के जो स्थल है वो गुजरात के अंदर खोजे गए। इसीलिए यहाँ पर अमलानंद घोष ने इस सभ्यता का नाम दिया, वी.एस. वाकड़कर और अमलानंद घोष ने इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस सभ्यता का प्रारंभिक नाम, इस सभ्यता का स्वीकार्य नाम, इस सभ्यता का पहला नाम हड़प्पा सभ्यता है। वर्ष 1924 के बाद सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया क्योंकि अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए। लेकिन भारत की आजादी के बाद
अमलानंद घोष के द्वारा और वी.एस. वाकणकर महोदय के द्वारा अधिकतर स्थल है वो सरस्वती नदी क्षेत्र में खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता दे दिया। तो वर्तमान में इसका नाम सिर्फ भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता है। अब ये सरस्वती है क्या? सरस्वती एक नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसे नदी तमे देवी तमे अम्बे तमे कहा गया है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से माना पर्वत से है। ये बद्रीनाथ पंजाब हरियाणा और राजस्थान में बहती है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक शाखा कच्छ की खाड़ी में जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, और दूसरी प्रभास पाटन गुजरात की ओर जाती है। तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ये खनन का कार्य किया गया और 917 से अधिक स्थल वर्तमान में भारत में है, जबकि पाकिस्तान में 481 स्थल है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज और नामकरण की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। आगे हम बात करते हैं सभ्यता के क्षेत्र विस्तार की। सिंधु सरस्वती सभ्यता के क्षेत्र का जो विस्तार है वो किस प्रकार का है उसे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार, जब क्षेत्र विस्तार की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम किसी सभ्यता को किसी एक देश की भौगोलिक सीमा में विभाजित नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है वो अनंत है, लेकिन मोटे तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्ववेताओं ने इसका एक क्षेत्र निर्धारित किया है। उसको हम देखते हैं। इसके क्षेत्र को सिंधु घाटी क्षेत्र, देखिए सिंधु घाटी क्षेत्र की हम बात करते हैं, हम इसका एक आकार बनाते हैं। वो आकार है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। देखिए इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वह है माडा। ये माडा है चिनाब नदी के किनारे। ये माडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा दक्षिण में है देमाबाद या दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ये परवरा नदी के किनारे हैं। पूर्वी स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश में है, मेरठ यूपी में। स्थल है आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में ये है सौत का गैडोर। ये दाशम नदी के किनारे हैं, दाशम नदी। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हमारे सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को पुरातत्ववेताओं ने इस तरह से सीमाओं में बांधने का प्रयास किया है। और यह सीमा उत्तर में माडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी स्थल है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यमुना की साइड हिंडन नदी के किनारे हैं, हिंडन नदी, और पश्चिम में बलूचिस्तान में सौत का गैडोर दाशम नदी के किनारे हैं। इस तरह से हमारा लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है इस सभ्यता का इस तरह से विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं इस सभ्यता के स्थलों का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इस सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थान। इस सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थल है, उसमें सोतुघई और मुंडीगार। इसके बाद इस सभ्यता के स्थल बलूचिस्तान में है,
सौत का गैडोर, सौत का कोहर, बालाकोट। उसके बाद इस सभ्यता के सिंध में क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जुदेनजोदड़ो और कोटदीजी, कोटदीजी। इसके बाद पाकिस्तान पंजाब के अंदर सरायकोला, रहमान की ढेरी, और जलालीपुर, जलालीपुर। ये सभ्यता के स्थल भारत से बाहर है। इस सभ्यता के स्थल भारत से बाहर है। उसके बाद हम देखते हैं सभ्यता के भारत में स्थल की। जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थल है उस स्थल का नाम है माडा, माडा जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम आते हैं पंजाब। पंजाब के अंदर है संघोल और रोपड़। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में इस सभ्यता के स्थल है मिथावली, बनावली, राखीगढ़। उसके बाद हम राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में सभ्यता के स्थल है कालीबंगा और पीलीबंगा। और उसके बाद हम सभ्यता के स्थल गुजरात। गुजरात में सभ्यता के स्थल देखते हैं तो गुजरात के अंदर है धोलावीरा, धोलावीरा, मालवण, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, लोथल, लोथल, भगतराव, भगतराव। इस तरह के अधिकतर स्थल सभ्यता के जो गुजरात के अंदर है। यानी हम सभ्यता के स्थलों की बात करें तो अफगानिस्तान में 2 स्थल है, सोहतुगई और मुंडीगाड़। बलूचिस्तान में सोतका को, सोतका गेडोर, बालाकोट ये स्थल है। सिंध के अंदर है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जुदेनजोदड़ो, कोटदीजी। और पंजाब पाकिस्तान में सरायकोला, रहमान डेरी, जलालीपुर ये स्थल है। और भारत में बात करें जम्मू कश्मीर में माडा है, पंजाब में संगोल और रोपड़ है, हरियाणा में मिठावरी, बनावली है, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा है, और गुजरात के अंदर धोलावीरा, मालवण, प्रभास पाटन और लोथल और भगतराव है। तो इस तरह से हमने बात की सभ्यता की खोज, सभ्यता की सीमा रेखा और सभ्यता का क्षेत्र। इससे आगे की हम सभ्यता की जो लिपि है वो और सभ्यता की स्थापत्य कला और सभ्यता की उपलब्धियों की बात हम कल करेंगे।